बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन कर रहे थे इन मेटल्स, और फिर हमने डिफरेंट उसको देखा था कि उसमें जो कंडक्शन का फिनोमेना होता है वो कैसे होता है। तो एंड में हमने कहा था कि सॉलिड जो भी होते हैं मेटल सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, उसमें बैंड्स बनते हैं और हमारे पास कुछ वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स होते हैं। और हमने कहा था कि जो ओवरलैप होता है बैंड के दरमियान, जो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के केस में 3s और 3p बैंड का ओवरलैप था, जो 3s का इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर रहा था इनटू द पार्ट ऑफ द 3p जो एनर्जी बैंड है। जो इंसुलेटर का बैंड होता है, दैट इज वैलेंस बैंड इज इंसुलेटर इज फुल, और जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और उसको आप डेफिनेटली इंसुलेटर्स को भी सेमीकंडक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं with the help of doping or by providing a sufficient amount of energy in order to promote electrons from valence band into conduction band. जो सेमीकंडक्टर्स के बैंड गैप होता है उसमें इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ इंसुलेटर, और हम कहते हैं कि इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज इन द रेंज ऑफ 0.5 to 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्दर हम जब ज़ाहिर है जो आपके पास मेटल सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं, जब उसमें कंडक्शन होती है तो उसमें वो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम आर्हेनियस इक्वेशन को लें और उसमें हम प्लॉट करें लॉग ऑफ कंडक्टिविटी वर्सेस 1/t, तो इस केस में अगर एक्स एक्सिस को देखें तो गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट आपकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, टूवर्ड्स राइट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। तो राइट से हम लेफ्ट मूव करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं, और हम देखते हैं कि मेटल्स पे, इंसुलेटर्स पे और सेमीकंडक्टर्स में क्या अफेक्ट होता है उसकी कंडक्टिविटी पे। तो सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं। तो मेटल में आप देखें कि जो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो कंडक्टिविटी जो है वो स्लाइटली डिक्रीज होती है। मेटल्स में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं थ्रू आउट द मेटल, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपके पास इलेक्ट्रॉन और फोनॉन की इंटरेक्शन होती है। जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस होती हैं वो फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। वो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू स्पेस, तो वो उसको हर्डल पेश आता है जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस होती हैं, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन कहते हो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस हैं ये इंक्रीज हो जाती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो उसमें जो है ना वो आप देखते हो कि वो स्लो डाउन हो जाती है एट हाई टेम्परेचर। तो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो डिक्रीज होती है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। तो सिमिलरली जब आप सेमीकंडक्टर को देखते हो तो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक को आप कहते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और दूसरा आप इसको कहते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें आपने डोपिंग की होती है। तो अगेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आप देखते हो कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज कि आपके पास जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो आप
उसको क्रॉस करवाते हो जो बैंड गैप है इनटू दी कंडक्शन बैंड। जब वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं तो वो मूव करते हैं थ्रू आउट दी कंडक्शन बैंड। तो इसको आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है ना उसकी कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। जो ये डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड ये जो एक्सट्रिंसिक का रीजन है ये वो है, इसको आप एक्सटेंड या इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। जब डोपिंग करते हो आप किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की या प्योर सेमीकंडक्टर की, जब उसमें आप डोप्ड मटेरियल डालते हो तो उसमें होल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आप एक्स्ट्रा जो है ना कैरियर के तौर पे आप उसको उसमें डालते हो, तो वो जो होल्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैरियर्स वो मूव करते हैं। तो एट सर्टेन टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहते हैं बिकॉज जो आगे चल के हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स जो कैरियर्स एक्स्ट्रा कैरियर्स इसमें आते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं और वो लेकिन इजीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड और वो कंडक्ट करते हैं वहाँ पे। तो आप यूँ कह सकते हो कि इंट्रिंसिक और ये एक ख़ास टेम्परेचर ऐसे आता है जहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर बहुत सेम हो जाता है और both the conductivity in both intrinsic and extrinsic semiconductor increase with increase in temperature। तो अगर आप इंसुलेटर को कंपेयर करें both with metals and semiconductors तो आप यहाँ पे आ जाते हो जो लो कंडक्टिविटी, तो आप कहते हो कि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स है। तो ऑल दो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंसुलेटर में भी आप कंडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन इजीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड और वो वहाँ पे वो कंडक्ट करते हैं। इसी पिक्चर्स को हम अगर थ्योरेटिकली देखें तो कंडक्टिविटी इज जो कि सिग्मा का सिंबल है दैट इज गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। एन इज द नंबर ऑफ करंट कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स जो कि होल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मेटल में आप देखते हो तो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इज द चार्ज जो कि हम इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज है और म्यू इज देयर मोबिलिटी। तो सिग्मा जो कि कंडक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स which is also directly proportional to the charge on that charge carriers, for example electron, and again the mobility of charge carriers। so ये directly जितनी ये number of electrons या charge on electrons and in fact the mobility of electron increase करेगी तो उतनी ही आपके पास conductivity जो है ना वो increase होगी। In metals, the number of mobile electrons is essentially constant। जो number of mobile electrons मैंने कहा कि वो bands जो है ना वो overlap हुए होते हैं, तो जो mobile electrons हैं वो constant होते हैं। तो क्या होता है कि mobility gradually decreases with increase in temperature। जो मैंने आपसे कहा कि electron proton interactions होती हैं, जो लेटेस्ट साइट्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं मोर फ्रिक्वेंटली और वो हिंडर करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट है उसको जो है ना डिस्टॉर्ट करती हैं। तो आप कहते हो कि द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर and consequently the conductivity gradually decreases। Now in semiconductors the number of mobile electron is small। दिस नंबर में भी इंक्रीज्ड, मैंने आपसे कहा कि आइदर बाय रेजिंग टेम्परेचर या तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके जो नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो, जैसा कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उसको करवा सकते हो। और नंबर टू बाय डोपिंग विद इम्प्योरिटीज दैट प्रोवाइड आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो दो तरह की इम्प्योरिटीज आप यूज कर सकते हो, इधर वो इलेक्ट्रॉन सफिशेंट इम्प्योरिटी हो सकती है वो, या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी हो सकती है। तो ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के लिए n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस e ओवर के टी. The number of mobile electrons n and therefore sigma rises exponentially with increase in temperature. जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड जो कंडक्टिविटी है दैट राइजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. Now, extra mobile electrons are generated by the addition of dopants at low temperature in the extrinsic region. जो मैंने आपको फिगर में शो किया हुआ है कि वो जो एक्सट्रिंसिक रीजन है वहाँ पे जो है ना वो at low temperature the extra mobile carriers होते हैं they are generally generated at low temperature क्योंकि वो बैंड गैप उसमें जो एक्सेप्टर और डोनर लेवल बनते हैं उसमें वो कम होता है. इस तरह से आप जो है ना वो एक्सट्रिंसिक रीजन में जो है ना कंडक्शन करवा सकते हैं at low temperature. Now the concentration of extra carrier is much greater than the thermally generated इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन. तो ये आगे चल के हमें क्लियर हो जाएगी. एक बात तो प्लाट में आपको और दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकोगे कि जो लो टेम्परेचर रीजन है द काइंड ऑफ फ्लैट रीजन और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रीजन हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास कंडक्शन आती है. Now insulator differs only in magnitude of their conductivity. जैसा कि प्लॉट में दिखाया गया था कि इट इज़ आल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड डोपेंट के इंसुलेटर के भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या उसमें इस किस्म का डोपेंट डालते हो जो इलेक्ट्रॉन सफिशेंट हो तो उसमें ये होता है कि आप बैंड गैप जो है ना वो रिड्यूस कर देते हो और इलेक्ट्रॉन को आप मोबाइल चार्ज कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हो ईजीली. Since the band gap is much larger than semiconductor, insulator की बात हम कर रहे हैं, hence activation energy उसको ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि बैंड गैप जो है ना वो मच लार्जर होता है एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स. लो सिग्मा वैल्यूज इवन हैड हायर टेम्परेचर. तो उसमें आपने देखा कि जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो लो होती है एज कम्पेयर टू इवन एट हायर टेम्परेचर. Now for smaller band gaps which is less than 1 electron volt some commotion due to thermal excitation occurs. अगर किसी सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें थर्मल एक्साइटेशंस भी हो सकती हैं. आप स्लाइटली इंक्रीज करते हो टेम्परेचर या इवन एट रूम टेम्परेचर उसमें कंडक्शन का फिनोमेना हो सकता है. For larger band gaps, जो large band gaps होते हैं even semiconductors, radiations of appropriate wavelength can cause commotion and photoconductivity results. तो जनरली आप देखते हो कि जो फॉर एग्जांपल आपके डेली लाइफ एग्जांपल में सिलिकॉन के जो सोलर सेल्स होते हैं तो वो सनलाइट में जो है ना वो कंडक्टिविटी जो है ना वो आप उसमें ऑब्जर्व करते हो और सनलाइट जो होती है विजिबल लाइट इनफैक्ट वो प्रमोट करती है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. दस कैडमियम सल्फाइड फॉर एग्जांपल उसकी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बैंड गैप का वो 2.45 है and it absorbs visible light. Now elemental and compound semiconductors, the most important semiconductors technologically by far the group 4 elements. तो ग्रुप 4 एलिमेंट्स में हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है. दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर्स हैं एंड दे ऑल हैव tetrahedrally coordinated diamond structure. Elements from group 3 and 4 they also form a kind of compound semiconductors. ये आप इसको elemental semiconductors कह सकते हैं कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम को. इसी तरह ग्रुप 3 और 5 जो आपस में कम्बिनेशन होती है गैलियम और आर्सेनिक का जो है ना वो कम्बिनेशन उसको आप कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कह सकते हो. इस तरह ग्रुप 2 एंड 4 जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप हैं उसमें कैडमियम टेलीराइड जो है वो इज ए काइंड ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स.
Now, silicon is by far the most important technologically, and most of our modern microelectronic industry is silicon based. तो सिलिकॉन का जो सिलिकॉन का जो एलिमेंट है इनफैक्ट डिफरेंट सोलर सेल में आपके डिफरेंट डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वो यूज होता है. Now, a difference between intrinsic and extrinsic semiconductors. Now, for example, silicon is an extrinsic semiconductor when doped with group 3 or group 5 element, group 3 electron deficient as compared to that of सिलिकॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होता है विद रेस्ट ऑफ द सिलिकॉन एटम्स. तो उसमें अगर आप ग्रुप 3 का जो है ना वो एलिमेंट डालते हो जैसे जर्मेनियम टाइप की एक सॉरी गैलियम टाइप का जो एलिमेंट डालते हो तो उससे वो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन. तो आपके पास होल्स क्रिएट होते हैं उसमें और ग्रुप 5 एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है और आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन. तो इससे हमारे पास एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल सिलिकॉन डोप्ड विद गैलियम 3. लेट्स से कि हमारे पास सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है विद रेस्ट ऑफ द सिलिकॉन एटम्स और ये क्रॉस और ये जो नॉट है या ज़ीरो है आप इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हो और ये जो हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो आपके पास होता है प्योर सिलिकॉन में. Now the gallium atoms replace silicon in the tetrahedral sides of the diamond structure to form a substitutional solid solution. जब आप डोप करते हो all the silicon bonds are electron pair single bond since silicon has 4 valence electrons and is bonded to 4 other silicon atoms. Using band theory calculations and data from experimental results हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रली बॉन्डेड गैलियम हो गया हमारे पास यहाँ पे. तो चूंकि ये गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में जो है ना वैलेंस शेल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसमें अगर आप देखें ये बॉन्ड भी जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. यहाँ पे सिलिकॉन और गैलियम के इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक बॉन्ड ऐसा है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो आप यूँ कह सकते हो कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है बिटवीन सिलिकॉन एंड गैलियम वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 होल. Now, energy level associated with each single electron, for example, gallium silicon bonds does not form part of the valence band of silicon. It occupies a discrete energy level or atomic orbital just above the top of the valence band. तो अगर आप इसकी कंसंट्रेशन जो डोपेंट की कंसंट्रेशन है या डोपेंट लेवल है वो कम रखते हो इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की फॉर्मेशन करता है and just top of the valence band and this level is known as acceptor level. तो ये एक acceptor level बनाता है right at the top of the valence band. जैसे for example ये वैलेंस बैंड है वैलेंस बैंड ऑफ सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन. जब आपने इसमें गैलियम डाला तो आपके पास यहाँ पे एक डिस्क्रीट लेवल आ गया जिसको आप एक्सेप्टर लेवल्स कहते हो और इसके दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज़ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जनरली जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड का डिफरेंस है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है जी. the gap between the acceptor levels and the top of the valence band is small, that is less than or equal to 0.1 electron volt. Now electrons are thermally excited from valence band to the acceptor levels. चूंकि ये होल्स क्रिएट होते हैं तो आप इसको अगर देख लें यहाँ पे तो electron can move from this bond towards this bond and from this bond towards this bond can easily move in between these two bonds. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे एक
आप कह सकते हो कि होल जनरेट होगा। तो यूं ये थर्मली एक्साइटेशन के साथ भी ये हल्की सी आप इसको एनर्जी देते हैं, क्योंकि 0.1 electron volt is a very minimal amount of energy that is required by this electron in a pair of bond to move into a singly occupied level, for example आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, द एक्सेप्टर लेवल्स आर डिस्क्रीट इफ द गैलियम, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एक्सेप्टर लेवल्स क्रिएट करता है गैलियम वो डिस्क्रीट होते हैं, वो ओवरलैप नहीं करते और इट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन कब होगी? कंडक्शन तब होगी जब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में आएगा। तो चूंकि ये जब आप उसमें गैलियम की डोपिंग कर लेते हो तो वहाँ पे आप सिस्टम में होल जनरेट कर देते हो, और दे these holes are actually very close to that of the occupied level, जो कि वैलेंस बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो थर्मली जो है ना थोड़ी सी एनर्जी के साथ यहाँ पे ये आ जाते हैं एक्सेप्टर लेवल में, और ये कंडक्शन या कंडक्टिविटी में जो है ना वो हिस्सा नहीं लेते जब तक कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में ना आ जाएं। तो आप कहते हो कि द एक्सेप्टर लेवल्स आर डिस्क्रीट इफ द गैलियम कंसंट्रेशन इज लो, so they do not contribute to conduction, yeah, they do not take part into conduction mechanism. Now when electrons are promoted thermally from the valence band to acceptor levels, positive holes created behind in the valence band are able to move. तो यहाँ पे जो है ना वैलेंस बैंड में आपके पास कंडक्शन होती है, जनरली वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे होल में जाता है और जो वहाँ पे वो होल क्रिएट होता है, वहाँ से साइड में से दूसरा इलेक्ट्रॉन उस होल में आ जाता है, तो वो होल जो है ना मूव करता है थ्रू आउट दी वैलेंस बैंड। Now, gallium doped silicon is known as positive hole और p-type semiconductors। तो इस तरह हमारे पास p-type semiconductor बनता है और होल्स की जो मूवमेंट होती है दैट इज इन वैलेंस बैंड। At normal temperatures, holes created by gallium far exceed the number created by thermal formation to conduction। ठीक है जी, extrinsic exceed the intrinsic concentration। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये होता है कि जो गैलियम ने होल्स क्रिएट किए होते हैं दे आर एक्चुअली फार ग्रेटर देन इन नंबर बाय द थर्मल प्रोमोशन टू द कंडक्शन। तो जो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, तो उससे कहीं ज़्यादा जो है ना वो होल्स उसने क्रिएट किए होते हैं गैलियम ने इन वैलेंस बैंड। Hence the conductivity is controlled by gallium concentration। तो गैलियम कंसंट्रेशन की जितनी कंसंट्रेशन आप ज़्यादा करते जाते हो तो वो आप कह सकते हो कि एक्सट्रिंसिक बिहेवियर को आप ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे होते हो। ठीक है जी। Now with temperature intrinsic carriers increases and at sufficient high temperature it exceeds the extrinsic value, change over to intrinsic behavior। ये वाली स्टेटमेंट जो है ना आगे एक ग्राफ में चल के आपको क्लियर हो जाएगी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंट्रिंसिक कैरियर जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। ज़ाहिर है वो इंट्रिंसिक कैरियर्स कौन से होते हैं जो कि आप जम करवा रहे होते हैं वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड और at sufficient high temperature these carriers, the intrinsic carriers, they exceed the extrinsic value and it will change into the intrinsic behavior। नाउ अगेन जैसे जर्मी गैलियम था तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू दी सिलिकॉन एटम। तो सिमिलरली सिलिकॉन जब पेंटावेलेंट के साथ आप उसको डोप करते हो जिसमें वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आपके पास, जैसे कि आर्सेनिक का है तो वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये क्या होता है इसकी बैंड डिस्क्रिप्शन और कैलकुलेशन से हम दिस इलेक्ट्रॉन्स generally occupies a discrete level 0.1 electron volt below the conduction band and cannot form a continuous band with that of the conduction। जब इसकी कंसंट्रेशन लो होती है, जैसे आपने कहा कि ओवरलैप जब करते हैं तो ज़ाहिर है वो लार्ज नंबर ऑफ आपके पास बैंड्स होते हैं, जब वो ओवरलैप करते हैं एनर्जी मिनिमम होते हुए तो वो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन बैंड टू अदर बैंड। लेकिन इस केस में चूंकि आपने कंसंट्रेशन ऑफ द डोपेंट वो लो रखा होता है
तो इसमें जो एक डोनर लेवल आपके पास क्रिएट होता है बिलो द कंडक्शन बैंड, जैसा कि इस केस में है। तो ये पेंटावैलेंट आयन से आपने सिलिकॉन को रिमूव करवाया इस केस में, और गैलियम में ट्राईवैलेंट आयन से भी आपने उसको मूव करवाया। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक डोनर लेवल बनता है बिलो द कंडक्शन बैंड. So it act as a donor level and we called it as an n-type semiconductor behavior भी same है as compared to the आप कह सकते हैं p-type semiconductor. Now intrinsic semiconductors have higher conductivities than similar intrinsic semiconductors at low temperatures. तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर। जो फर्स्ट सबसे स्टार्ट में मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, इंट्रिंसिक का बिहेवियर था रेड लाइन का, तो वो नीचे था, जो ब्लू लाइन थी तो वो ऊपर था, जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। Now the conductivity of extrinsic semiconductor is accurately controlled by the concentration of डोपेंट। जो इसकी कंडक्टिविटी है ज़ाहिर है सेमीकंडक्टर की, जितना आप डोपेंट कम या ज़्यादा करेंगे उसी लिहाज से आप उसकी कंडक्टिविटी को जो है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हो। Now the extrinsic region can extend over a wide range of temperature by choosing a material with a large intrinsic band gap। तो जो जो डोपेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका ज़ाहिर है अपना एक बैंड गैप होता है, तो आप उसी मदद से जो है ना उसके जो एक्सट्रिंसिक का जो रीजन है वो आप एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एंड नंबर बी जो सेकंड है, बाय डोपेंट्स हुज एसोसिएटेड एनर्जी लेवल इज क्लोज टू द रेलेवेंट वैलेंस और कंडक्शन बैंड। तो अब फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ जो हम यूँ कह सकते हैं कि of carrier concentration. Now, for example, the logarithm of intrinsic carrier concentration versus temperature for both silicon and I think it is helium. Germanium. Yes. अब जर्मीनियम और जो सिलिकॉन है उसको हम देखते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and holes increase with temperature and more thermal energy available to excite। तो जब आप टेम्परेचर की तरफ, ये टेम्परेचर एक्सेस है, ये कैरियर की कंसंट्रेशन है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन को जब आप प्लॉट करते हो तो इस किस्म का आपके पास बिहेवियर आता है, जो इंडिपेंडेंटली आप कह सकते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं और विदाउट डोपिंग हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बिहेवियर विद टेम्परेचर और उसका जो कंडक्टिविटी का बिहेवियर है, चार्ज कैरियर का बिहेवियर है, वो इस किस्म का है। ये सिलिकॉन की रेड लाइन है, जो ब्लू है वो जर्मेनियम के लिए है। Now at all temperatures carrier concentration in germanium is greater than for silicon. This effect is due to the germanium's smaller band gap जो कि 0.67 है versus 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ सिलिकॉन। तो ज़ाहिर है जो बैंड गैप कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप इजीली एक्साइट करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम बैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड। तो जर्मेनियम का बैंड गैप कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन, तो यू हैव लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो भी आप इसको कह लें एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन। तो जर्मेनियम में बहुत ज़्यादा हैं because of the band gap of germanium, which is 0.67 as compared to that of 1.11 electron. Now the carrier concentration temperature behavior for extrinsic semiconductor is much different. तो ये तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए।
कि इसमें आप ज़रा बैंड गैप पे फिर वो डिपेंड करता है, और इसके बरक्स जो आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखते हो, जो डोप्ड सेमीकंडक्टर आप इसको कह सकते हो, डोप्ड सेमीकंडक्टर जो आप देखते हो तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दीज प्योर सेमीकंडक्टर्स. Electron concentration versus temperature for silicon that has been doped with phosphorus atom. Uh, Phosphorus atoms, you can have one extra electron as compared to that of silicon. तो ये इस किस्म का ग्राफ आपके पास आता है, ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में है ये नीचे, और ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है जो कि चार्ज कैरियर्स आप उसको कह सकते हैं. On the extrinsic curve are three region. One region ये है, दूसरा region ये है, और तीसरा region जो है ना वो ये है. अब यूँ कह सकते हो कि जो प्योर सिलिकॉन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें जो कंडक्शन यहाँ से इस टेम्परेचर से स्टार्ट होती है, अराउंड अबाउट आप कह सकते हो 400 केल्विन से वो रीजन स्टार्ट होता है फॉर इंट्रिंसिक रीजन, ठीक है, जो कि इंट्रिंसिक रीजन का क्या मतलब है कि जो प्योर सिलिकॉन है उसमें आपने उसको एनर्जी दी, और एनर्जी की वजह से जो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स दी कंडक्शन बैंड, और वहाँ पे वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है. तो अराउंड अबाउट 400 केल्विन से ऑनवर्ड जो है ना वो इंट्रिंसिक रीजन हमारे पास आता है. एक्सट्रिंसिक के बारे में ये कहता है कि 3 रीजन है, 1 एक यहाँ से 0 से यहाँ तक, 2 एंड दिस वन इज थर्ड वन, ठीक है. तो फास्फोरस इम्प्योरिटी है, intermediate temperature between approximately 150 Kelvin and 475 Kelvin. यहाँ से 150 Kelvin to 475 Kelvin. This is called extrinsic temperature region. ठीक है. Electrons in the conduction bands are excited from the phosphorus donor state. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंडक्शन कर रहा है, जो कि चार्ज कैरियर्स हैं, वो कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फास्फोरस एटम्स जो है ना वो कांस्टेंट हैं, वो एक लो लेवल पे आपने उसकी कंसंट्रेशन को डिसाइड किया हुआ है, और दैट इज़ ए काइंड ऑफ कांस्टेंट आप कह सकते हो. तो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एक्चुअली एक्साइटेड फ्रॉम द फास्फोरस डोनर स्टेट. तो वो लो टेम्परेचर पे भी जो है ना, क्योंकि डोनर स्टेट है तो वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है, जैसे लास्ट फिगर में हमने देखा, तो वो इलेक्ट्रॉन आप जो है ना वो लो टेम्परेचर पे भी इसको, क्योंकि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो डिफरेंस होता है, तो वो लो टेम्परेचर पे भी आप उसको एक्साइट करवा सकते हैं. अच्छा, now because the electron concentration is approximately equal to the phosphorus content, जितना phosphorus content है, for example 5 phosphorus atom है इसमें, तो 5 आपके पास जो है ना वो extra electrons होंगे as compared to that of silicon. Now virtually all of the phosphorus atoms have been ionized. जैसे जैसे आप टेम्परेचर यहाँ से ऑनवर्ड करते हो, यहाँ पे आते हो, इसका मतलब ये है कि वो जो चार्ज कैरियर पर काइंड ऑफ कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे आके यहाँ पे सारे के सारे फास्फोरस जो पड़े होते हैं डोनर लेवल में वो जो है ना वो आयनाइज हो जाते हैं. Now, intrinsic excitation across the band gap are insignificant in relation to these extrinsic donor excitations. तो ये जो है ये ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है, वहाँ पे आप यूँ assume कर सकते हो काइंड ऑफ कंडक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी. नंबर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन दे आर कांस्टेंट एक्चुअली, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है. तो इस रीजन में आपके पास जो इंट्रिंसिक एक्साइटेशन होती है, जो कि प्योर सिलिकॉन में बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, वो निग्लिजिबल हैं या बहुत कम हैं या नहीं हैं या एब्सेंट हैं. तो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके फास्फोरस इम्प्योरिटी के हैं, जिसके पास वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसने एक डोनर लेवल बनाया हुआ है वहाँ पे. Now mostly semiconductors are designed to fall in this region. इस region में most of the
आप जो सेमीकंडक्टर्स हैं डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ होते हैं और इस रीजन में आप उसको जो है ना वो बनाते हो। नाउ एट लो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 150 से बिलो या 100 से एट राउंड अबाउट 100 इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस टू ज़ीरो, क्योंकि आप फ्रीज आउट कर लेते हो। आप इवन दोज इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन डोनर लेवल बिलो द कंडक्शन बैंड, उनको भी आप फ्रीज आउट कर लेते हो, उनकी एक्साइटेशन एनर्जी आप कम कर लेते हो। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक की कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, those electron concentration is decreasing as we go below 100 Kelvin. At high temperature approaches the intrinsic curve. तो यहाँ पे आप हाई टेम्परेचर जब आ जाते हो तो वो अप्रोच कर लेती है इंट्रिंसिक। तो हाई टेम्परेचर में जाहिर है जो उसमें सिलिकॉन के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, और वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टेम्परेचर इंक्रीज कर जाते हैं। इसके बाद आ जाता है, ये तो हो गया एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस क्या है। पी टाइप में आपके पास होल्स बनते हैं जो कि वैलेंस बैंड में बनते हैं। एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा या सफिशिएंट होते हैं जो कि कंडक्शन बैंड में होते हैं। और सिमिलरली फिर आपने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक बिहेवियर का टेम्परेचर के वर्सेस उसमें जो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन है उसका डिफरेंस भी देख लिया कि वो कैसे जो है ना वो वर्कआउट करता है उसमें। अब सेमी कंडक्टर डिवाइसेस की तरफ हम आते हैं। इसमें भी पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर का यूज़ होता है। अब जैसे कि है फॉर एग्जांपल पी एन रेक्टिफाइंग जंक्शन, जिसको आप रेक्टिफायर भी बोलते हो और डायोड भी बोलते हो। It is an electronic device that allows the current to flow in only one direction. ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म AC टू DC रेक्टिफायर्स, तो AC टू DC की ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से DC करंट या डायरेक्ट करंट में ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। और प्रीवियसली आजकल जो डायोड आ रहे हैं उससे पहले जो है ना वो वैक्यूम ट्यूब डायोड हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब डायोड। और आजकल जो है ना वो पीएन जंक्शन जो है ना वो डायोड आ रहे हैं। द पीएन rectifying junction is constructed from a single piece of semiconductor that is doped so as to be n type on one side and p type on the other side। तो सिंगल पीस ऑफ क्रिस्टल होता है ये, और इसी तरह हम इसको डेवलप करते हैं कि पहले आप एन टाइप बना लेते हो या पहले आप पी टाइप बना लेते हो, उस पर फिर आप एन टाइप को जो है ना वो ग्रो करते हो। तो इस तरीके से आप पी एन जंक्शन को वो फैब्रिकेट करते हो ना। इफ़ द पीसेज ऑफ एन एंड पी टाइप, ये भी हो सकता है कि आप दो पीस उठाएं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर का, तब जब आप उसको ज्वाइन करते हो तो उसमें आपके पास एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपके पास जो रेक्टिफायर बनता है दैट इज़ पुअर कंडक्टिंग रेक्टिफायर आप उसको कह सकते हो, क्योंकि जब आप दो अलग-अलग सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में बना के उनको जब जोड़ोगे तो यहाँ पे आपके पास एक इंटरफेस डेवलप हो जाती है, और वो इंटरफेस को इलेक्ट्रॉन या होल जो है ना वो क्रॉस नहीं कर सकते, वो बाउंड्रीज बन जाती हैं। तो बाउंड्रीज को, तो उसके लिए आप ये करते हो कि एक सिंगल क्रिस्टल ग्रो कर देते हो, पहले पी टाइप और उसके बाद उसके ऊपर एन टाइप को उसको ग्रो करवा लेते हो। Now, single crystal of semiconductor material must be used in all devices because before the application of any potential across the pin, especially because मैंने आपसे कहा कि इसकी जो रीज़न ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन बैरियर्स बनते हैं, जो एनर्जी बैरियर्स, जो सरफेस एनर्जीज उसको ज़्यादा वो चाहिए होती है, वो अक्सर तो आपका जो रेक्टिफायर है वो वर्क अच्छे तरीके से नहीं करता है। ना आपने एक लेबोरेटरी में पीएन जंक्शन ग्रो कर लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर है लेफ्ट साइड पे इस फिगर के, और राइट साइड पे ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। नाउ फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रिकल इफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल potential may be established across the p-n junction with two different polarities। तो
जब आप इसको बना लेते हो तो इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो जो है ना वो डेवलप हो जाता है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन। नाउ इफ बैटरी इज यूज्ड तो क्या होता है, आपके पास अगर फॉरवर्ड ब्यास, दो तरह के फिनोमेना, फॉरवर्ड ब्यास हो सकता है या रिवर्स ब्यास हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर कनेक्शन ऑफ द बैटरी टर्मिनल, आपने टर्मिनल को कैसे लगाया हुआ है, कैसे जोड़ा हुआ है उसके साथ। Now if you attach positive terminal to P side and negative terminal to N side तो क्या होगा। अब ये फॉर एग्जांपल ये फिगर है आपके पास, यहाँ पे जो है ना वो N टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके साथ आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ दिया है और यहाँ पे पॉजिटिव के साथ आपने या P टाइप के साथ आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उसको जोड़ दिया है। अब इसको वो उस तरीके से भी आप देख लो कि ये एन टाइप है आपके राइट साइड पे, तो इसमें आपके पास डोनर लेवल यहाँ पे है, जो डोप मटेरियल है आपके पास यहाँ पे डोनर लेवल है, और ये चूंकि पी टाइप है तो यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि एक पोटेंशियल जो है ना वो आप क्रिएट करते हो। इसमें होता है कि नेगेटिव टर्मिनल है तो जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है वो मूव अवे फ्रॉम द टर्मिनल होंगे टुवर्ड्स द जंक्शन, जहाँ पे जंक्शन बन रहा है, और पॉजिटिव जो है ना पॉजिटिव वोल्ट मूव टुवर्ड्स द जंक्शन होंगे और यहाँ पे ये रिकम्बाइन होंगे, ठीक है। रिवर्स ब्यास में होता है द होल्स ऑन द पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन साइड आर अट्रैक्टेड टू द जंक्शन। अच्छा ये फॉरवर्ड ब्यास का रिवर्स ब्यास जब अपोजिट होगा तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देना और यहाँ पे आपने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देना। तो नेगेटिव टर्मिनल फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा तो ये होल्स के जो पेयर्स हैं, होल्स हैं वो टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल वो अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है ना वो जो पॉजिटिव टर्मिनल अगर जोड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, तो जंक्शन जो है ना वो डिप्लीट हो जाएगा। इस केस में पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड और नेगेटिव टर्मिनल टू एन साइड में क्या होता है, होल्स ऑन द पी साइड एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एन साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन। नाउ दे कंटिन्यूसली रिकम्बाइन एंड एनिहिलेट वन एंड अदर। इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे कंबाइन होते हैं और आपके पास एनर्जी जो है ना वो जनरेट होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकती है। जैसे आप देखते हो कि एलईडी को आप देखते हो, जो काइंड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड होता है, डायोड की जो एलईडी होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और होल जो है ना वो आपस में जंक्शन में कंबाइन करते हैं, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है ना वो एलईडी प्रोड्यूस करता है। तो द काइंड ऑफ पीएन जंक्शन होता है जो डेली लाइफ में आपके पास इसकी एग्जांपल जो है ना वो मौजूद है। अगेन फॉर रिवर्स बैच बहुत होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स, और मैंने कहा रिवर्स बैच में जब आपको जंक्शन जो है ना वो आपका डिप्लीट कर जाएगा चार्ज कैरियर से, और चार्ज कैरियर मूव करेंगे टुवर्ड्स द बैटरी टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे और नेगेटिव चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। Now this separation of positive and negative charges or polarization leaves the junction region relatively free of mobile charge carriers. Recombination will not occur to any appreciable extent, so that the junction is now highly insulative. तो insulative हो जाएगा junction क्योंकि वो आपने अट्रैक्ट करवा दिए हैं टुवर्ड्स द बैटरी टर्मिनल बाकी चार्ज कैरियर्स को जो भी वहाँ पे वो प्रेजेंट है। अब AC टू DC की भी मैं कोई एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। अभी इसको हम ये समझ लेते हैं कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल साइन वेव है, ठीक है। साइन वेव एक आ रही है आपके पास और उसमें आप यूँ कह सकते हो कि ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव है और ये नीचे नेगेटिव पार्ट ऑफ द वेव है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव पार्ट ऑफ द वेव है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव वोल्टेज और ये नेगेटिव वोल्टेज है। तो पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड ब्यास है और नेगेटिव वोल्टेज का मतलब ये है कि ये रिवर्स ब्यास है। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब ये है कि पॉजिटिव आपने पी के साथ जो पी टाइप है उसके साथ टर्मिनल को अटैच किया हुआ है, जैसे बैटरी के केस में था।
और नेगेटिव का मतलब ये है कि वो उसने आपने आपने इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो उसके अपोजिट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास एक वेव जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, दूसरी हाफ आपके पास वेव रहती है इसमें। The rectification process in terms of input voltage and output current is demonstrated in figure। ठीक है, इनपुट करंट और आउटपुट करंट आप ये फॉरवर्ड ब्यास है, तो फॉरवर्ड ब्यास का मतलब ये है कि करंट उस पीएन जंक्शन में से पास होगा टुवर्ड दिस लाइन, और रिवर्स ब्यास का मतलब ये है कि ज़ीरो करंट या निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट आपके पास रिवर्स ब्यास में होगा। whereas voltage varies sinusoidally with time। ये वोल्टेज की बात कर रहा है, एसी वोल्टेज जो कि साइनसॉइडली जो है ना वो वेरी कर रही है विद टाइम। Now, maximum current flow for reverse bias voltage IR is extremely small in comparison to that for forward bias। तो ये ऊपर वाला पोर्शन आप इसको कंसिडर करें काइंड ऑफ फॉरवर्ड बियास है, और नीचे वाला पोर्शन इसका जो है ना वो रिवर्स बियास है। तो रिवर्स बियास में आपके पास करंट बहुत कम आ रहा है, तो इसमें आपके पास ये वाली वेव जो है ना ये वाला पोर्शन इसका जो है ना वो कम हो जाता है या ये टू जीरो हो जाता है। एट हाई रिवर्स ब्यास वोल्टेज, जब आप रिवर्स ब्यास वोल्टेज ज़्यादा कर देते हो तो समटाइम्स ऑन द ऑर्डर ऑफ सेवरल हंड्रेड वोल्ट्स लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड। तो उसका क्या होता है, दिस गिव राइज टू ए वेरी अब्रप्ट इंक्रीज इन करंट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ब्रेक डाउन। तो वहाँ पे जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है जब आप रिवर्स ब्यास को बहुत ज़्यादा कर लेते हो। रिवर्स ब्यास का मतलब ये है कि आपने जैसा कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव पी टाइप के साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल जो ऑफ द बैटरी आपने एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब उसको रिवर्स ब्यास को आप उसकी वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हो तो वो जो रीजन है इन बिटवीन दोज पी एन जंक्शन, जो जंक्शन है वो डिप्लीट ऑफ द चार्ज कैरियर हो जाता है और वो समटाइम ब्रेक डाउन हो जाता है, और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वो जनरेट होते हैं, और आप उसको एवलांची ब्रेक डाउन आप इस रीजन को कह सकते हो। अच्छा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और एग्जांपल कोशिश करेंगे कि जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है या एसी टू डीसी का जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसको हम देखेंगे एन टाइप और पी टाइप या पी एन जंक्शन में। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं।